मित्रों, विद्यार्थियों, साथियों, नमस्कार। आज की क्लास में भी आपका स्वागत करता हूं मैं और इस बातचीत में भी आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है कालूलाल कुलमी और डॉक्टर के की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए आप और अपना कमेंट ज़रूर मुझे दीजिएगा। कल 31 जुलाई थी, आज तो 1 अगस्त है, लेकिन 31 जुलाई 1880 में हिंदी के प्रख्यात लेखक श्री धनपत राय, जिनको हम प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जानते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी का हर पाठक तो जानता ही होगा। बाकी भारतीय भाषाओं के जो हमारे पाठक है वो जानते ही हैं। विदेशी भाषाओं में भी प्रेमचंद का भरपूर अनुवाद हुआ है और प्रेमचंद को एक पढ़ा जाने वाला लेखक के रूप में हम जानते हैं। देखिए, एक तो पढ़ा जाना और एक है पढ़ाया जाना और एक है कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक जो चंद संसार है, सीमित संसार तक जिसका दायरा हो। तो प्रेमचंद की जो भाषा, जिस प्रकार की भाषा प्रेमचंद लिखते हैं, उस पूरे नजरिए के हिसाब से जब हम प्रेमचंद को समझते हैं, जानते हैं, तो प्रेमचंद सामान्य से सामान्य पाठक के लिए भी उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। 1880 में उनका जन्म हुआ था, 1936 में उनका इंतकाल हो गया था। 8 अक्टूबर के दिन उनकी मृत्यु हुई थी और वे हिंदी और उर्दू में सर्वाधिक लोकप्रिय, जिसको हम अफसाना निगार बोलते हैं, अफसाना कहने वाला, कहानियां कहने वाला, अफसाना सुनाने वाला। उनके तमाम उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, करबला, है ना। कहानियां आप जानते ही, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं और उन्होंने हिंदी के पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन भी किया और उन्होंने सरस्वती प्रेस को बाद में खरीद लिया था, जो घाटे में चला गया, फिर बंद करना पड़ा। यानी वो अच्छे खासे पब्लिशर भी थे। अब प्रकाशक की बात अभी हम नहीं करेंगे यहाँ पर। उसका एक अलग ही संसार है, उसकी एक अलग ही दुनिया है, जिससे भी हिंदी के पाठकों को परिचित होने की आवश्यकता है। अगर हिंदी के पाठक उस प्रकाशक संसार से भी परिचित होंगे तो शायद उनकी लिखने पढ़ने की जो दुनिया है उसका भी ज्ञान बढ़ेगा और उनका दायरा भी बढ़ेगा और वो समझ पाएंगे कि प्रकाशकों की इसमें कितनी बड़ी भूमिका होती है। सरस्वती प्रकाशन ने कितना बड़ा रोल अदा किया था इस हिंदी भाषा के निर्माण में, और प्रेमचंद जैसे महान कथाकार ने अपनी क्या भूमिका निभाई थी। फिर बाद में इन्होंने फिल्मों के लिए लिखने के लिए मुंबई भी गए, 3 साल तक वहां रहे, लेकिन कुछ काम जमा नहीं, तो फिर वापस लौट करके अपने गांव लमी या बनारस आ जाते हैं। लमी उनका गांव है जहाँ पैदा हुए थे और वहाँ बहुत बड़ा म्यूजियम और तमाम चीज़ें बना के रखी हुई है। अगर आपकी रुचि है तो आप ज़रूर एक बार घूमने जाइए। मैं खुद भी जाना चाहता हूँ लेकिन संयोग नहीं बैठ रहा है। कोशिश करूंगा कि जल्दी ये इस यात्रा को पूरा करूँ और उस यात्रा के बारे में विस्तार से लिखूंगा, आपसे बातचीत भी करूंगा और आपको भी अप्रिशिएट करूंगा कि लेखकों की जन्मभूमि पर जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। पश्चिम में तो इस प्रकार की बहुत अच्छी परंपरा है और भारतीय भाषाओं में कन्नड़, तमिल, मतलब दक्षिण भारत की भाषाएं जो है वहाँ पर लेखकों को बहुत सम्मान दिया जाता है, बहुत ज्यादा। हिंदी में तो वो नहीं के बराबर है ना। तो दक्षिण में मैं जब बेंगलोर में था तब भी हमने देखा कि किस प्रकार से किसी लेखक को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल रहा है तो विधानसभा में उसको बकायदा सम्मानित कर रही सरकार, पैसा दे रही है उसको, पुरस्कार दे रही है, सम्मान दे रही है उसको, हर तरह से मतलब एक अप्रिसिएशन मिल रहा है। उसे लग रहा है कि मैं लिख रहा हूँ तो मतलब समाज मुझे समझ पा रहा है, मेरी लेखनी को भी समझ पा रहा है और मुझे भी वो रिस्पेक्ट मिल रहा है जो मैं डिजर्व करता हूँ। हिंदी की दुनिया का एक दुर्भाग्य ही रहा है, जिसको हम बीमारू प्रदेश कहते हैं, जिसको हम काऊ पट्टी कहते हैं, उसका दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पढ़ने लिखने वाली जो चीजें रही उनका इतना रिस्पेक्ट नहीं हुआ है।
फिर उन्होंने तमाम चीज़ें लिखी और उनका जो अंतिम उपन्यास जो अपूर्ण रहा है मंगलसूत्र, वो भी उन्होंने लिखा और जिसको बाद में छापा प्रकाशित किया गया। ठीक। फिर देखिए, पहले उनको आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के रूप में प्रेमचंद को हम जानते हैं कि शुरू शुरू का जो उनका लेखन है उसमें आदर्श ज्यादा आइडियलिज्म के साथ चलते हैं। वो बड़ी ही काल्पनिक बातें करते हैं कि समाज की समस्या है विधवा विवाह, तो उसका समाधान भी दे देते हैं। गरीबी है तो अपनी कहानी में उस पात्र को अमीर बना देते हैं। लेकिन ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता और खुद प्रेमचंद को जब अ, यथार्थ का ज्ञान होता है तो उनकी चाहे कफन कहानी पढ़िए आप, उनका गोदान पढ़िए, उनकी बाकी जो अंतिम समय की जो कहानियां उनको पढ़ेंगे ना, तो बहुत कुछ पता चलेगा कि उनके भीतर किस प्रकार से चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही थी। वो अपने आप को किस तरह से बदल रहे थे, अपनी चेतना को कैसे बदल रहे थे। और प्रगतिशील लेखक संघ का जो उस दौर का समय था उसमें भी उन्होंने भाषण दिया और साहित्य के उद्देश्य को स्पष्ट किया। साहित्य का उद्देश्य क्या है, उनका वह भाषण हर पाठक को सुनना चाहिए, हर विद्वान को सुनना चाहिए, हर ज्ञानी को सुनना चाहिए। जो सच में साहित्य के उद्देश्य को समझना चाहता है, साहित्य के उद्देश्य की पड़ताल करना चाहता है, उसको प्रेमचंद का वो भाषण जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब उस समय तो वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था वहां पे नहीं रही होगी, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, उपलब्ध है वो यूट्यूब पे भी, मतलब उपलब्ध है। और बाकी आप पुस्तकें भी उसकी उपलब्ध हैं। तो उस भाषण को समझिए कि अपने पास संग्रह करके रखिए आप। जब भी मन निराश हो, जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, तब उस भाषण को जरूर सुनिए। वो एक नई चेतना पैदा करने वाला भाषण है, हमारे भीतर की जो स्पिरिट है उसको जिंदा करने वाला भाषण है। कि उस दौर में जब गांधी का जमाना था, तमाम चीजें थी, हमारे प्रमुख आलोचक कमल भारती जी लगातार उनकी आलोचना करते हैं और आलोचना जायज है, वो गलत नहीं है। प्रेमचंद की कमियों को बता रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद अपने समय में लिख रहे थे, उनकी सीमाएं थी, जाहिर सी बात है, उन सीमाओं को उजागर करना भी जरूरी है। तभी तो हम 2025 का जो डिस्कोर्स है, विमर्श है, उसके साथ प्रेमचंद की सार्थकता और प्रेमचंद की महत्ता समझ पाएंगे। और मनुष्य और देवता में यही अंतर है कि हम मनुष्य की आलोचना कर सकते हैं, देवता की आलोचना नहीं कर सकते। लोग बुरा मान जाते हैं, तौहीन समझते हैं। लेकिन प्रेमचंद तो संपूर्ण मनुष्य थे, कह सकते सहृदय मनुष्य थे। तो उनकी आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरी आलोचना मत करना, कि मेरे अंदर कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। तो साहित्य हमें उस स्पेस देता है कि जहां हम बड़े से बड़े रचनाकार, बड़े से बड़े लेखक, बड़े से बड़े सृजन कर्मी की आलोचना कर सकते हैं, उसकी कमियां उजागर कर सकते हैं। तो अगर प्रेमचंद में कुछ कमियां थी, अपने समय में लिख रहे थे वो भी, और उनकी भी अपनी आर्थिक दुर्दशा का समय था, उनके भी परिवार था, तमाम जिम्मेदारियां थी, वो भी चाहते तो बहुत बड़ा पद ले सकते थे। उनके पास अंग्रेज सरकार की बहुत ही शानदार नौकरी थी, लेकिन उन्होंने उस नौकरी को छोड़ा। और आप देखते हैं कि उसके बाद ही प्रेमचंद के जीवन में दुर्दिन शुरू होते हैं। उनका एक प्रमुख आय का साधन रुक गया, खत्म हो गया। उसके बाद तमाम तरह की दुर्दशा, कह सकते हैं कि तमाम तरह की आर्थिक विपदा की स्थिति में वो पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने कभी फिर भी गिव अप नहीं किया। या कह सकते हैं कि मतलब वो जिंदगी की मजबूरी थी, अब उस चीज से बाहर नहीं निकल सकते हैं आप। वो युग का दबाव था, उस परिस्थिति के, कहते हैं कि परिस्थितियां बहुत कुछ डिसाइड करती है। जब परिस्थितियों के अधीन हम चले जाते हैं तो चीजें हमारे अधीन नहीं हुआ करती है, हमारे पास उसका पावर, उसकी शक्ति नहीं होती है। और जब उन चीजों का पावर, उनकी शक्ति हमारे पास नहीं होती है, तब हम उस परिस्थिति के हिसाब से ही उन सारी चीजों के अनुसार चलने लगते हैं। और कई बार मनुष्य कंप्रोमाइज करता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बड़े बड़े लोगों ने कंप्रोमाइज किया है। इसलिए मैं कहता हूं ना, या प्रेमचंद के माध्यम से कहूँ तो प्रेमचंद शुरू शुरू में बहुत आइडियलिस्ट थे, बहुत आदर्शवादी थे। लेकिन आप देखते हैं कि बाद में कैसे वो यथार्थवादी या रियलिस्टिक हो जाते हैं। तो रियलिस्टिक होने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया, वो इसीलिए वहां शुरू होती है। तब हमें प्रेमचंद के लेखन का भी, प्रेमचंद के संसार का भी पता चलता है कि प्रेमचंद
तब हमें क्या समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, उनका समझाने का सिलसिला क्या है, उनका समझाने का क्रम क्या है, वो क्या बता रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो किसी लेखक को समझना, उसके जन्मदिन को याद करना, उनको स्मरण करना, मतलब उन उसका आज के ज़माने के हिसाब से उनकी रचनाओं का मूल्यांकन करना है। ये नहीं कि उसकी सिर्फ पूजा पाठ करना है, उसको महान 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 बताना है। हिंदी समाज की, हिंदी के एकेडमिक समाज की ये बहुत बड़ी बीमारी है कि कोई अध्यक्ष बन गया है हिंदी विभाग का, मतलब भगवान बन गया है। अब आप उसकी ना आलोचना कर सकते हैं, ना उसे कुछ बोल सकते हैं। बस जब भी कोई प्रोग्राम हो, कोई संगोष्ठी हो, कोई व्याख्यान हो, उसकी प्रशंसा ही करनी है, क्योंकि आपको भी तो डिपुटेशन चाहिए ना, बाद में आपको भी तो अध्यक्ष बनना है ना। नहीं तो वो रिकमेंडेशन नहीं करेगा। जैसे जुडिशरी में होता है ना कि जो रिटायर्ड जज होता है वही आने वाले जज का रिकमेंडेशन करता है। तो अगर आपने उसको नाराज कर दिया तो फिर आपका आगे का करियर पूरा चपत करके चला जाएगा वो। तो ये जो पूरा कॉलोनियल सिस्टम है, ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है कि डोमिनेशन जो है, जो हेजेमनी है, जो पावर में है, वो सब कुछ डिसाइड करता है। वो आपकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत हर चीज का डिसीजन जैसे उसकी जेब में ही पड़ा हुआ है। प्रेमचंद उस सारी हरारकी और हेजेमनी को भी ब्रेक करते हुए नजर आते हैं। उनका लेखन, उनका चिंतन, वो जो कफन कहानी में कहते हैं ना कि क्यों ठगनी नैना जमकावे, कबीर की पंक्ति है ना कि हे जिंदगी तू क्यों मेरे साथ मजाक करती है। घीसू और माधो जब शराब पी करके अपनी कहते हैं कि जीवन की जैसे आखिरी इच्छा पूरी कर रहे होते हैं, कभी उन्हें अच्छा खाना नहीं मिला, कभी समाज में सम्मान नहीं मिला, कभी रिस्पेक्टिव लाइफ नहीं मिली, लेकिन आज उन्हें जब सब कुछ मिला तो जैसे वो उन सभी चीज़ों के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे हैं कि शुक्रिया सभी का कि जिन्होंने हमें ये जीवन का सत्य जिससे हमें परिचित करवाया, जिसको हमने खुद ने अनुभव किया अपने तरीके से। प्रेमचंद इस उस यथार्थ को हमारे सामने लाने वाले लेखक हैं। ग्रामीण परिवेश का जिन्हें मालूम नहीं है, हिंदुस्तान कितना बदल चुका है इसका जिन्हें एहसास नहीं है, वो शायद इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे या इसकी गहराई से अपने आप को नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन प्रेमचंद को पढ़ने का मतलब, मैंने कहा ना, सिर्फ उनकी प्रशंसा 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 नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि किसी फिल्म को हिट करने का तरीका क्या है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। आपको याद है ना विद्या बालन का वो डायलॉग। तो नैरेटिव को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर नैरेटिव एक ही कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ रहा है तो वहाँ क्रिएशन की, वहाँ रचनात्मक, सृजनात्मक और लोकतांत्रिक जिस प्रक्रिया की हम बात करते हैं, उन चीज़ों को प्रमोट करना, उनको स्थापित करना हमारे लिए अपने आप मुश्किल हो जाएगा। और भीड़ का हिस्सा बनने से, भीड़ के साथ चलने से कोई फायदा नहीं। जब तक कि हम अपने व्यक्तित्व को ठीक से परिभाषित नहीं कर पा रहे, ठीक से समझ नहीं पा रहे, तब तक बाकी सारी चीजें बेमानी ही होगी। बाकी देखिए, उनके शिक्षक उनको फारसी पढ़ाते थे, सारी चीजें आप जानते ही होंगे। कायस्थ उनकी जाति थी। फिर शुरू शुरू में उन्होंने उर्दू में लिखा। उनका दूसरा विवाह, पहला विवाह 15 साल में हुआ था, दूसरा विवाह 1906 में शिवरानी देवी से हुआ था, जो खुद बाल विधवा थी। देखिए, उन्होंने खुद उस जमाने में विडो से मैरिड की थी। तो प्रेमचंद अपनी जीवन दृष्टि में, अपनी रचनात्मकता में बहुत समझ सकते हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव रहे हैं। और वो उन जिसे कहते हैं ना गांधी जी से प्रभावित थे, तो ये भी समझ सकते हैं कि गांधी कहते हैं ना कि मेरा जीवन ही आप देखिए, मुझे अलग से क्या देखना चाहते हैं, मेरे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके माध्यम से ही आप मेरा मूल्यांकन कीजिए। अगर आप उसके माध्यम से मेरा मूल्यांकन करेंगे तो शायद मुझे बेहतर समझ पाएंगे। मेरी ड्रेस दे करके, मेरी आर्थिक स्थिति दे करके मेरा मूल्यांकन मत कीजिए। मैं खुद किस रास्ते पर चल रहा हूँ, उस रास्ते को देख करके, उस वास्तविकता को समझ करके अगर आप मेरा इवोल्यूशन करेंगे
अगर आप मुझे समझने का प्रयास करेंगे तो शायद बेहतर गांधी को समझ पाएंगे। ठीक है। और बाद में आपको पता है कि उन्होंने ही प्रेमचंद के बारे में लिखा। प्रेमचंद जो उनकी किताब है, प्रेमचंद घर में शीर्षक से पुस्तक भी लिखी उन्होंने। उनकी 3 संतानें हुई थी, उन संतानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर बाद में विश्वविद्यालय में उन्होंने स्थानीय विद्यालय में पढ़ाई नियुक्त भी नौकरी मिल जाती है। फिर नौकरी करते हुए उन्होंने पढ़ाई की। देखी, ये सब लोगों ने की है, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी या नहीं है। तब आपको बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए, बहुत सारी चीज़ों का से भिड़ते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। तो ये भिड़ना लड़ना किस तरह से जारी रहा। उनकी शिक्षा देखिए, रामविलास शर्मा उनके बारे में क्या लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। देखिए, उस जमाने में नौकरियां कितनी आराम से मिलती थी। उसका आराम से मिलने का कारण ये था कि उसमें उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे ना। अंग्रेज हुकूमत को भी तो ऐसे सस्ते लोग, कर्मचारी चाहिए थे ना। हम 1919 की बात करें, आप याद कीजिए, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तब। और भारत की दुर्दशा क्या थी, स्थिति क्या थी, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ एक विषय पढ़ने से, सिर्फ 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 कविता पढ़ करके हम समाज को नहीं समझ पाएंगे। हमें बाकी शास्त्रों की जानकारी भी होनी जरूरी है। और प्रेमचंद को समझना, जानना, उनके साहित्य से गुजरना, मतलब संपूर्णता के भीतर हम किसी चीज को, उसकी मूल्यवता को, उसकी महत्ता को समझ रहे हैं, तभी हमें उसका पता चल पाएगा, तभी हम उसकी महत्ता को समझ पाएंगे। ठीक है। तो देखिए, मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये बातें आपने पहले भी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। लेकिन एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी चीज कैसे किसी व्यक्ति के मूल्यांकन की जो गहराई है उसको बता सकती है, उसके मूल्यांकन की वास्तविकता को दर्ज कर सकती है। और वो ये बताती है कि किस तरह से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में बाकी चीजों ने कितना कुछ कंट्रीब्यूशन किया या क्या योगदान रहा। फिर 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के संपर्क में आया, उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने देखी, नौकरी लगे हुए भी कि 1919 में लगी थी, 2 साल में नौकरी छोड़ दी उन्होंने। और लेखन को ही समझे कि व्यवसाय बनाया, मतलब लेखन के माध्यम से जिंदा रहना एक लेखक के लिए कितना मुश्किल होता है। आपको तो अच्छी तरह से पता ही है कि आप सिर्फ लिख करके अगर आप चाहेंगे कि परिवार चलाना, घर चलाना, तमाम जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, घूमना फिरना, घर बनाना, जो कुछ जो आपके सपने हैं पूरे करना है, तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन प्रेमचंद ने उस समय समझे कि देश हित में, राष्ट्र हित में ये इतना बड़ा डिसीजन लिया, निर्णय लिया। और देखिए, अंततः कहते हैं ना कि जो कुछ हम कर रहे होते हैं उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हम पर ही आती है। हम चाहे दूसरों के बारे में कुछ भी बोल दें या दूसरों पर थोप दें, लेकिन जिम्मेदारी अंततः हमारे ऊपर ही आती है। और अंततः जिम्मेदारी जो लेता है वही उसको निभाता भी है। तो प्रेमचंद को भी निभानी थी। फिर मर्यादा, माधुर्य आदि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस खरीदा, हंस जागरण निकाला। देखिए, सरस्वती प्रेस से वो हंस और जागरण 2 पत्र निकालते थे। लेकिन वो कहते हैं कि लाभ नहीं प्राप्त कर पाया। 1933 में अपने ऋण से पटाने के लिए उन्होंने फिर क्या किया कि ऋण, मतलब पैसा निकालना था तो क्या हुआ, फिर मोहनलाल भवनानी के सिने टोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार किया कि उस कंपनी के लिए कहानियां लिखते थे। आजकल भी लोग लिखते हैं ना कि भाई कोई आपको कह रहा है कि हमारे लिए लिखिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, तो फिर उन्हें करना पड़ा। फिर बाद में वो फिल्म, मैंने कहा ना कि वहां भी गए, मुंबई भी गए, लेकिन वहां कुछ जमा नहीं। और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था और 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो जाता है। ठीक है। उनका लेखन जो सोजे वतन, जो उनकी कहानी संग्रह था, 1908 में प्रकाशित होता है। और आपको पता है 1907-8 में प्रकाशित हुआ उनका पहला कहानी संग्रह। प्रेमा 7 में प्रकाशित हुआ और ये जो सोजे वतन है 1908 में प्रकाशित हुआ। और अंग्रेज सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और सारी प्रतियां इनकी जब्त कर ली। अब देखिए कि मतलब कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए सत्ता से लड़ना, जबकि उन्होंने सत्ता के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, बल्कि जो कुछ था सच लिखा उन्होंने। लेकिन अंग्रेज सरकार को कितना डर था कि उनकी उस, मतलब किताबों पर प्रतिबंध लगाने की परंपरा हमेशा से रही है कि कोई स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहे। इसके लिए
कोई भी व्यवस्था राजी नहीं होती है। अपनी आलोचना सुनना, अपनी कमजोरियां सुनना क्यों पसंद करेगी? वो तो यही बताएगी कि आप हमारे राग दरबारी बन जाओ, हमारी प्रशंसा करो, हमारे बारे में लिखो, हमें महान बताओ, हम आपको पुरस्कार देंगे, अवार्ड देंगे, पद देंगे, सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, आपको बड़ा लेखक बना देंगे। आपने पढ़ा ना वो आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ रहे थे हम लोग ना, उसमें कालिदास कैसे अयोध्या मतलब उज्जैन जाता है, उसके बाद कैसे बदल जाता है, कैसे उसे सत्ता की हवा लगती है और वो उस भोग विलास का उस सारी संसार का शिकार हो जाता है और फिर अपने अतीत की दुनिया को कैसे भूल जाता है और भूलने का क्या परिणाम होता है, उसकी क्या परिणति होती है, आप समझ सकते हैं। फिर 1915 में सरस्वती में उनकी पहली कहानी शोध का प्रकाशन होता है। फिर 17 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। देखिए 17 में प्रकाशित हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब उपन्यास को साधना, उपन्यास को लिखना कोई आसान नहीं होता है, लेकिन प्रेमचंद के अंदर तो प्रतिभा थी। और प्रेमचंद को मैंने कहा ना कि बहुत सारे राजा महाराजाओं के यहाँ से ऑफर भी मिले थे, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए जिस रास्ते का उन्हें चुनाव करना था उस रास्ते पर वो चलते रहे। और इस उपन्यास को इतनी अधिक सफलता मिली उन्हें कि कहते हैं कि उनको हिंदी, ये उपन्यास हिंदी में प्रकाशित हुआ था और इसने उनको महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में, महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में उनको स्थापित कर दिया था। और सब जानते हैं कि लगभग उन्होंने 300 कहानियां लिखी और 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। और वो पता ही है आपको कि गांधी जी के प्रभाव में आकर के इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी देश हित में, राष्ट्र हित में। आपको मालूम ही है कि आज़ादी का मूवमेंट कितना लंबा चला और 1947 में हमें आज़ादी जाकर मिलती है। इसलिए कहना बहुत आसान है कि ऐसे ही मिल गया, वैसे मिल गया, दूसरों की कमियां निकालना और बुराई करना बहुत ही आसान होता है। जिम्मेदारियों को समझना, स्वीकार करना और उस रास्ते पर चलना हमेशा हर किसी के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती रहती है। फिर मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया, बाद में उन्होंने माधुरी का संपादन किया, 22 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास लिखा, 25 में उन्होंने रंगभूमि, एक बड़ा मतलब बहुत लंबा उपन्यास है, बड़ा उपन्यास है, वो लिखा उन्होंने। चांद का भी संपादन किया, कायाकल्प, गबन, कर्म भूमि, गोदान आता है। फिर 30 में बनारस से अपना मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया। हंस जो 1930 में शुरू होती थी कि बनारस से, जिसको हमने कहा ना कि 1986 में बाद में राजेंद्र यादव उसकी कॉपीराइट खरीद करके राजेंद्र यादव ने निकाला और अभी भी वो दिल्ली से निकलती है, उनकी बेटी निकालती है, रचना यादव। ठीक है। फिर एक साप्ताहिक पत्र जागरण निकाला। लखनऊ से 36 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हैं वो। और हमने कहा ना कि किस प्रकार से फिर उन्होंने कितने कॉमर्शियल लेखन भी करना पड़ा क्योंकि उनकी आर्थिक स्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए। और उनकी जो कहानियां, उनका जो संग्रह है वो 8 खंडों में मान सरोवर के नाम से छपा है, आपको मालूम ही है। अगर आप चाहते हैं कि उसको मतलब उस तरह से पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, आजकल तो डिजिटल फॉर्म में भी आ चुकी चीज़ें, तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। आपकी किस तरह की रुचि है वो आप पे डिपेंड है। और उनकी तमाम कहानियों पर फिल्में बनी हुई है, उनके उपन्यासों पर फिल्में बनी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए इत्मीनान से। यूट्यूब आजकल सभी के पास उपलब्ध है, नेट सबके पास उपलब्ध है। रील देखने की अपेक्षा आप इन कहानियों को देख करके, इन साहित्यिक चीजों को देख करके अपने ज्ञान वर्धन कर सकते हैं, अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, अपनी रुचि को मुकम्मल कर सकते हैं, है ना। तो प्रेमचंद को समझना, प्रेमचंद को जानना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक सोच को समझना, एक युग को समझना है। और विचारधारा के स्तर की अगर बात करें तो कुछ लोग उनको यथार्थवादी कहते हैं, कोई आदर्शवादी कहता है, कोई मानवतावादी कहता है, कोई मार्क्सवादी कहता है। सब ने उनको अलग अलग तरीके से समझने और समझाने का प्रयास किया है। लेकिन प्रेमचंद कुल मिलाकर के सत्ता के उस डोमिनेशन के खिलाफ काम करते हैं, लिखते हैं। और आम जन की जो पीड़ा है, आम जन का जो दर्द है, उसको बड़ी गहराई से कहते हैं ना कि महाजनी जो सभ्यता है, जहाँ की सिर्फ धन का व्यापार है, सिर्फ धन का ही महत्व है, मनुष्य का महत्व जहाँ खत्म हो चुका है, वहां प्रेमचंद मनुष्य के महत्व की, मनुष्य की महत्ता को पुनर्स्थापित करते हुए नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि प्रेमचंद को जानना समझना मतलब उनके संसार, उनके लेखन को फिर से पढ़ना, बार बार पढ़ना, गुनना, आत्मसात करना और
अपने समय के साथ उसको रिलेवेंट करना, तभी हम प्रेमचंद की रचनात्मकता की गहराई को समझ पाएंगे। ठीक है, रामविलास शर्मा क्या लिखते हैं उनकी किताब प्रेमचंद और उनका युग में कि प्रेमचंद की परंपरा को अलका, कुल्ली भाट, बिलेसर बकरिया के निराला ने अपनाया। उसे चक्कलस और क्या से क्या आदि कहानियों के लेखक पढ़िस ने अपनाया। उस परंपरा की झलक नरेंद्र शर्मा, अमृतलाल नागर आदि की कहानियों में रेखांकित चित्रों में मिलती है। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख स्वास्थ्य साहित्य किसी की नकल नहीं करता। निर्मल निर्मल वर्मा भी कहते हैं कि 50 और 60 के दशक में रेणु नागार्जुन के साथ बद्री श्रीनाथ मिश्री ग्रामीण परिवेश की कहानियां लिखते हैं, प्रेमचंद की परंपरा से तारतम्य खाते हैं ना। तो प्रेमचंद की परंपरा ग्रामीण जीवन की जो दुनिया है, ग्रामीण जीवन का जो संसार है, वह वहां जीवंत हो उठता है। इसलिए हिंदुस्तान के गांवों को या उत्तर भारत के गांवों को अगर जानना है तो प्रेमचंद को जरूर पढ़ने की आवश्यकता है। फिर उनकी पत्नी ने किताब लिखी थी 1944 में, जो शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, वो प्रेमचंद के बारे में तमाम चीजें बताती है। 2005 में प्रेमचंद के नाती प्रबोध कुमार ने इस पुस्तक को फिर से प्रकाशित करवाया। फिर कलम के सिपाही 1962 में प्रकाशित प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई प्रेमचंद की एक विस्तृत जीवनी है, कलम के सिपाही। इसको भी पढ़ना चाहिए हमें। और इसमें इसकी प्रामाणिकता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने प्रेमचंद के जो पत्र जो उनको लिखे गए उन पत्रों का बहुत जिक्र किया है। कलम का मजदूर 1964 में प्रकाशित इस कृति की भूमिका रामविलास शर्मा ने 29 मई 1962 को लिखी थी, किंतु उसका प्रकाशन बाद में किया गया। मदन मोहन द्वारा रचित जीवनी मूलतः अंग्रेजी में लिखी हुई है, देखिए। फिर बाद में हिंदी में अनुवाद भी होता है और ये प्रेमचंद के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है हमें। फिर रामविलास शर्मा जो हिंदी के बड़े आलोचक हैं, आप जानते ही हैं, उन्होंने प्रेमचंद पर बहुत विस्तार से लिखा है। मैंने कहा ना कि उनसे आपकी असहमति हो सकती है, हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन उनको पढ़ना जरूरी है, उनको जानना जरूरी है। फिर देखिए प्रेमचंद के जो अध्येता हैं, जो कमल किशोर गोयनका जी, जिनका अभी निधन हो चुका है अब तो, पुस्तक प्रेमचंद अध्ययन की दिशाएं में प्रेमचंद के जीवन पर कुछ आरोप लगाए हैं। इन्होंने मतलब प्रेमचंद को लेकर कुछ इस प्रकार की चीजें लिखी कि उसमें मतलब उनको जानबूझ करके विवादों के घेरे में डाला है। और साहित्य की दुनिया में इस प्रकार के विवाद बहुत पहले ही होते रहे। चाहे अमृता प्रीतम हो, कृष्णा सोबती के बीच एक लंबा विवाद चला, पता ही आपको, ये इलिट कह सकते हैं कि मतलब इनका अलग अलग संसार साथ उनका विवाद चलता रहा। और भी इस प्रकार के बहुत सारे किस्से हैं कि किसी रचनाकार को कैसे विवादों में घसीटा जाए, कैसे उसकी छवि खराब की जाए और उसको एक ऐसी दुनिया, ऐसी चीजों में फंसाया जाए कि जिससे उसकी जो मुकम्मल जो छवि है वो कैसे निरंतर कमतर होती जाए। तो गोयनका साहब का तो शायद कुछ काम ही अलग रहा है। जैसे प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को बिना वजह छोड़ा, दूसरे विवाह के बाद भी उनके अन्य किसी महिला से संबंध रहे, और प्रेमचंद ने जागरण विवाद में विनोद शंकर व्यास के साथ धोखा किया। प्रेमचंद ने अपनी प्रेस के वरिष्ठ कर्मचारी प्रवासी लाल वर्मा के साथ धोखाधड़ी की। प्रेमचंद की प्रेस में मजदूरों ने हड़ताल की। प्रेमचंद ने अपनी बेटी के बीमार होने पर झाड़ू फूंक का सहारा लिया। इस प्रकार की बातें वो कहते हैं, समझे, कि मतलब वो अंधविश्वासी भी थे और अपने कर्मचारियों को टाइम पे पैसा भी नहीं दिया और ये नहीं दिया। इस प्रकार के बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगाए। अपने आरोपों की कितनी सच्चाई है नहीं सच्चाई हमें नहीं पता है, लेकिन प्रेमचंद की जो रचनात्मक दुनिया है, प्रेमचंद का जो रचनात्मक संसार है, अगर हम उनको समझेंगे तो प्रेमचंद निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। और महत्वपूर्ण लेखक होने के साथ साथ आज के ज़माने, आज के समय को स्पष्ट करने में उनकी बड़ी भूमिका है। और उनको जानना, समझना, उनका अध्ययन करना, खास तौर से उनकी रचनाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनकी रचनाओं से गुजरते हैं तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा, हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर हम सिर्फ बाहरी बाहरी, हमने कहा ना कि लोगों की बातों के हिसाब से चलेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उनकी रचनात्मकता का जो संसार है, उनकी रचनात्मकता की जो दुनिया है, उससे गुजरें, उनको पढ़ें, उनको समझें, तो शायद हमें बहुत सारी जो रिलेवेंट चीज़ें हैं उनकी रिलेवेंसी का भी पता चलेगा, और उनकी रिलेवेंसी के माध्यम से हम बाकी चीज़ों को, बाकी तथ्यों को भी समझ पाएंगे। तो एक लेखक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम उनकी रचनाओं को फिर से पढ़ें, फिर से गुनें,
फिर से जानें, उस पर बातचीत करें, उस पर अपनी सहमति असहमति दर्ज करें और आज के समय में, जिस समय में हम जी रहे हैं, उस समय में उसका क्या रिलेवेंस है, क्या महत्व है, उसको जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रेमचंद को इस तरह से हम याद कर सकते हैं, उनकी रचनाओं को समझ सकते हैं और उनके प्रति हम एक आदर भाव ज्ञापित कर सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर पाठक के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।